नमस्कार। आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल अपडेटेड नई ज्योग्राफी हमने शुरू की है। पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बिल्कुल डेट टू डेट अपडेट चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 97% लोग सब्सक्राइब न करके ही नहीं जाते हैं, वीडियो देख जाते हैं। तो सभी सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है आपसे, सपोर्ट करें। बाकी का सबसे पहले बेहतर कंटेंट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा ज्योग्राफी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है भाई, बहुत सारी क्लासेस, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलो शुरुआत करते हैं हम। हमारे आज का जो टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। अब भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे तो थोड़ा सा उत्पत्ति के संदर्भ में भी हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति किस से मानी जाती है, कैसे मानी जाती है। तो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिनको आपको याद रखना होगा, तो आप याद रख लीजिएगा। उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ चीजें मैं बता देता हूं आप लोगों को। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि उत्पत्ति के संदर्भ में क्या। आप देखो, नॉर्मली थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। मैंने बताया ये पृथ्वी, ये मान चलो ये पहले पूरा विश्व, जो विश्व हुआ करता, ठीक है, विश्व का पूरी ब्रह्मांड दुनिया समझो, इसमें एक भूखंड हुआ करता इस तरीके से। इस भूखंड का नाम था पेंजिया। क्या नाम था, याद रखेंगे, इस भूखंड का नाम दिया था पेंजिया। पेंजिया किसने दिया, ये अल्फ्रेड वेगनर नाम से, अल्फ्रेड नाम ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है, अल्फ्रेड वेगनर। मेरे साथ में बोलेंगे और नोट्स अपने बनाते हुए चलेंगे, पूरा का पूरा नोट्स अच्छा तैयार हो जाएगा, फिर रिवीजन करिएगा। तो ये जो पहले पूरा एक क्या था, एक भूखंड हुआ करता था। पूरा ये विश्व, ये पूरा का दुनिया है, ये पूरी दुनिया, इसमें एक भूखंड है। ठीक है भाई, इस भूखंड को नाम दे देते हैं पेंजिया। क्या देते हैं, पेंजिया नाम दे देते हैं। नाम किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने इसको बता दिया, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। अब क्या होता है, भूसन्नति होती है और इसमें धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है और इसके दो भाग हो जाते हैं। कितने भाग हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। एक ऊपरी हिस्सा हो जाता है और एक नीचे वाला एक हिस्सा हो जाता है। ठीक है भाई, समझेंगे। देखो, ऊपरी हिस्सा बोले तो ऊपर का, ऊपरी हिस्से को नाम दिया था अंगारा लैंड। कौन सा लैंड है भाई, ये अंगारा लैंड। मेरे साथ में बोलते जाएंगे, ऊपरी हिस्से को अंगारा लैंड। याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी, याद मैं करवाऊंगा। कैसे याद करेंगे वो टेंशन छोड़ दो, बस याद रखो, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है भाई, याद रखेंगे कौन सा लैंड है, नीचे लैंड मतलब भूमि। ठीक है भाई, ये गोंडवाना लैंड और वाला ऊपर अंगारा लैंड। अब ये नाम कैसे देंगे, गोंडवाना लैंड का एक नाम और मिलेगा आप लोगों को, इसे लॉरेंसिया के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, लॉरेंसिया। ठीक है भाई, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, लॉरेंसिया के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना, सबसे बड़ी चीज है, पढ़ने को ये किताबों में मिल जाएगा, लेकिन याद कैसे करेंगे। देखो, ये सपोज करो ये दो भूखंड है, इनको नीचे यहाँ पर धरती पर रख दिया, ये धरती है सपोज को नीचे रखेंगे, तो यहाँ पर जैसे गांव में खूंटा गाड़ते हैं ना, कोई भी चीज करते हैं तो हम जमीन के अंदर ही गाड़ते हैं, बिल्कुल। तो हम घास से गाड़ेंगे नीचे, तो नीचे वाला पार्ट हो गया गोंडवाना लैंड। भाई जैसे गांव के होते हैं या कि जमीन में कुछ भी चीज हमें गाड़नी होती है, तो गाड़ से ना गाड़ना है तो बोलते हो से, तो हम कहाँ गाड़ेंगे, नीचे। तो नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड। अगर कहीं आग लग जाती है तो आग की जो फ्लेम्स होती है जो ऊपर जाती है ना भाई, लपटे कहा जाते हैं आगे ऊपर, तो ऊपरी हिस्से को अंगारा लैंड। याद हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि सर जो अंगारा लैंड के कौन कौन से हिस्से हैं। तो अंगारा लैंड है, तो ऐसे अंगारा लैंड और ऊपर ही आ जाएगा अमेरिका। कौन सा, उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका भाई, नॉर्थ अमेरिका। इसी से बना है, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है वो किससे बना है आपको बताना, अंगारा लैंड से। इसी के साथ हम बात करें हम यूरोप। क्या, यूरोप किससे बना है, किस भाग का खंड है ये बताना, तो अंगारा लैंड का है। इसी के साथ में नेक्स्ट हम बात करें तो जो उत्तरी एशिया वाला, या उत्तरी एशिया, कौन सा, उत्तरी एशिया वाला जो पार्ट है वो भी किसका हिस्सा माना जाता है, अंगारा लैंड का। याद हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर का बताएंगे मेरे साथ में, ऊपर आग जाती है मतलब अंगारा लैंड। अंगारा लैंड के कौन कौन से हिस्से होते हैं, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, यूरोप हो गया, इसी के साथ में जो एशिया महाद्वीप का ऊपरी भाग हो गया। और जो यूरोप और एशिया को अगर एक रूप में, एक नाम से अगर हम बोले तो इसको यूरेशिया भी बोलते हैं। क्या मिलेगा आपको, कहीं कहीं अगर यूरेशिया भी मिलेगा तो भी सही होगा। क्या होगा, यूरेशिया भी बिल्कुल ठीक होगा। ध्यान समझ आया बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात है गोंडवाना लैंड, आपको ध्यान रखना है। गोंडवाना लैंड मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला मतलब नीचे कौन सा है, साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर ये साउथ अमेरिका महाद्वीप हो गया। साउथ अमेरिका के बाद ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के बाद में इधर हमारा ये इंडिया हो गया, भारत। ठीक है, इसके साथ में ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये न्यूजीलैंड भी इधर आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ध्यान रखिएगा, ये हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट नहीं, लेकिन समझाना जरूरी है, चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो आपको क्या याद रखना है कि नीचे वाला पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते हैं सर, या फिर लॉरेंसिया के नाम से जानते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या, नीचे वाले पार्ट में देखो साउथ अमेरिका कहाँ है, नीचे है, तो नीचे साउथ अमेरिका किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। आपको बताना है जो ऑस्ट्रेलिया है वो किसका है भाई, ऑस्ट्रेलिया, और अफ्रीका किसका है, ऑस्ट्रेलिया भी तो नीचे है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपका अफ्रीका, तो अफ्रीका भी किसका है, भाग है भाई गोंडवाना लैंड का। इंडिया का मोस्टली हिस्सा पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड का है। अब ये सर ये बीच में जगह बच जाती है कुछ, सर बच गई ना, बिल्कुल बच गई सर। इस जगह को ना किस नाम से जानेंगे, तो ये जो खाली जगह है इसको बोलेंगे टेथिस सागर। एक सागर बन जाता है यहाँ पर, कौन सा सागर बनता है भाई, टेथिस सागर, ठीक है भाई, टेथिस सागर याद करके चलेंगे बिल्कुल। देखो बीच में देखो कभी दरार पड़ जाती ना, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र से होंगे तो पानी पड़ता, बारिश का पानी आता है तो धीरे धीरे कोई दरार सी बना लेता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पानी भर गया, आप लोगों फिर सेडिमेंट जमा होने लगेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ से जो 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 भूखंड वाला पार्ट है ना, चट्टान वगैरह टूट करके आएंगी, फिर जीवाश्म वगैरह इसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब जीवाश्म वगैरह इसमें शुरू हो जाएगा तो ये महासागर बनेगा पूरा का पूरा, इसमें जीवाश्म विद्यमान हो गए। बाकी का इसके ये बहुत डिटेल में टॉपिक है पढ़ाने के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इतना ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया टेथिस महासागर। सर टेथिस महासागर का हमारे राजस्थान में भी कोई रोल है क्या, बिल्कुल। हमारा जो राजस्थान है ये गोंडवाना लैंड और जो टेथिस महासागर है इसके दोनों के पार्ट पाए गए हैं, क्या दोनों के भाग पाए गए हैं। तो हमारे राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, किस अपने इस राजस्थान की बात करें, सर हमारा राजस्थान किसका हिस्सा है, तो आप लोगों को बताना है राजस्थान दोनों का हिस्सा है। देखो राजस्थान की बात करें, हमारा राजस्थान में भी हम पढ़ेंगे, एक तो अरावली पढ़ लेते हैं, अपने अरावली पढ़ेंगे, इसमें अरावली की बात करें, और दूसरा बात कर लेते हैं हम हाड़ौती, अरावली और हाड़ौती, और इधर बात करेंगे हम जो पूर्वी मैदान की बात करें, पूर्वी मैदान और मरुस्थल। ये चार चीजें, ये आरएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे हुबहू क्वेश्चन आता है। अब आपसे पूछेगा कि अरावली, क्या अरावली प्रदेश राजस्थान का किस भूभाग का हिस्सा है। ऑप्शंस दे देगा आपको, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, लॉरेंस, इस तरीके से ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको बताना है कि और जो अरावली है हमारी किसका भाग है और हाड़ौती किसका भाग है। आप याद करोगे भाई, याद नहीं हो पाएगा, क्या ऐसे रटोगे कितना ही पढ़ोगे, बिल्कुल याद नहीं हो पाएगा। मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, चीजों को पढ़ने के लिए चीजों को रिलेट करके पढ़ना है, विजुअलाइज करके पढ़ना है, चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। शब्दों को जोड़ के पढ़ना है, चीजें याद हो जाएंगी। कैसे होंगी वो देखिएगा। देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पर जो अरावली है ना, देखो शब्दों को जोड़ेंगे, थोड़ा सा ही शब्द मिलेगा, हम वहां से देखो गोंडवाना लैंड को देखो यहाँ पर लिखेंगे गोंडवाना लैंड। देखो मैंने खुद इसी तरीके से पढ़ाया है और समझाया लोगों को, तो थोड़ा सा आसान होता है। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको पूरी चीज़ को कभी याद नहीं करना, थोड़ा सा हमारे जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4 में से एक तो सही करना है हमें, तो थोड़ा सा हिंट चाहिए हमें। देखो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन से हैं, गोंडवाना, देखो यार इसमें वा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ध्यान रखेंगे जिसमें वह आएगा वो किस में जाएगा, गोंडवाना लैंड में। तो अरावली में वा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो मेरे साथ में बोलेंगे अरावली किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। इसमें डे आ रहा है कि नहीं आ रहा, और हाड़ौती में डे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हाड़ौती और अरावली किसका हिस्सा है, तो आपको बताना है गोंडवाना लैंड का। याद हुआ। देखो अगर मैं वैसे ट्रिक बताऊंगा तो भूल जाओगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमेशा आपकी जीवन में काम आएगी, कभी भी आप पछताओगे नहीं भाई, कभी धोखा नहीं देगी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को, समझेगा। गोंडवाना लैंड, तो गोंड जिसमें वार है तो अरावली में भी वार है, ऐसे याद रख लेना, एग्जाम में ध्यान आ जाएगा, सर ने बताया था। तो अरावली का हिस्सा है, और इसी तरह डैश मारा, डैश मारा, तो हाड़ौती भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा। और बात करें यहाँ पर जो पूर्वी मैदान की, यहाँ मैदान हो रही, देखो यहाँ पर भी मार रहा है, मैदान में मार रहा है और मरुस्थल में मार रहा है, क्या मैदान में मार रहा है और मरुस्थल में मार रहा है। तो ये किसका भाग है, ये है टेथिस महासागर का, किसका, टेथिस महासागर, ठीक है, टेथिस सागर बोलो कोई दिक्कत नहीं है। टेथिस सागर का हिस्सा कौन सा है, तो देखो 2 हिस्से तो आपको गोंडवाना लैंड बताना है, और जो इसके बाद जो भी बचा हुआ हिस्सा है तो आपको बताना है टेथिस महासागर। कौन सा सागर, टेथिस महासागर। ध्यान रखेंगे पूर्वी मैदान और जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये किसका भाग है, टेथिस महासागर का हिस्सा माना जाता है। ये थोड़ी सी चीजें थी जो कि मुझे समझाना था, उम्मीद करूंगा याद हो गया होगा। दोबारा मेरे साथ बोलेगा, देखिएगा ये एक भूखंड हुआ करता था, भूखंड जो भूखंड
वाला भाग था पूरा का पूरा, वेगनर महोदय ने इसको नाम दे दिया था पेंजिया। पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, ऊपरी हिस्से को बोलते हैं हम अंगारा लैंड, निचले हिस्से को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड बोल देते हैं, ठीक है। नीचे को लॉरेंसिया भी बोलते हैं। किसी चीज को नीचे गाड़ेंगे तो मतलब गोंडवाना लैंड, ऊपर आग की फिल्म जाएगी तो ऊपर आ रहा है, मतलब हो गया आपका अंगारा लैंड। अंगारा लैंड से बनते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जो एशिया का उत्तरी भाग। दक्षिणी जो आपका गोंडवाना लैंड है, इससे कौन कौन से हिस्से बनेंगे? जो पूरा जो भूपटल है हमारी जो पृथ्वी है, इसके कौन कौन से हिस्से बनेंगे? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, हमारा भारत और ये न्यूजीलैंड वगैरह, ये सब बन जाएंगे। किसका हिस्सा है भाई? तो आपको बताना है सर गोंडवाना लैंड का। और बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, ठीक है भाई। उस सागर का नाम है टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो टेथिस सागर में का जो हिस्सा है, देखो सागर में यहाँ पर देखो कुछ जमेंगे, यहाँ पर धूल वगैरह आएगी, मट्टी वगैरह जमेगी, बिल्कुल सब सेडिमेंट्स आएंगे, वो बाकी नहीं, ज्यादा नहीं, बस याद करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो सेडिमेंट जमेंगे तो यहाँ पर एक मैदान बन गया, ऐसे समझो। क्या बन गया? समझो ये मैदान हो गया। तो यहाँ पर पूरी मैदान और ये आपका मरुस्थल, इसका भाग माना जाता है। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? मेरे साथ बोलेंगे। और ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। बाकी में पूरे के पूरे नोट्स तैयार करके जाना है। अब हम हमारे इस राजस्थान की बात करेंगे, सबसे प्यारा राजस्थान हमारा, ठीक है भाई। चलो बात करते हैं हमारे राजस्थान की। राजस्थान बहुत ही ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। राजस्थान भाई बहुत सारे देशों से बड़ा है, तो राजस्थान को हल्के मत लो। राजस्थान को पढ़ना है ना तो भाई बहुत ही ज्यादा दिल और दिमाग को खोल करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समझो इसे। राजस्थान कहता है मुझे समझो। जब तक तुम समझोगे नहीं तो क्या नहीं होगा? जीवन में कोई काम नहीं होगा। तो समझना है राजस्थान क्या बोल रहा है। अब देखो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है सर? बिल्कुल। अब राजस्थान का मैं आपको कुछ मैप बना देता हूं भाई। गंदा संदा जैसा ही बढ़ता है, आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज ये आपके दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक है। देखो आपके दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए बस। अब मेरे ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा जज ना करें मुझे, तो थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है भाई। कि सर आप कैसा बना रहे हो, तो ये चीजें अगर आप लोग ना सोचें तो अच्छा होगा, ठीक है भाई। चलो देखो अब मैं बना रहा हूँ, देख लेना, बढ़िया बनाऊंगा। वैसे तो खैर कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि थोड़ा सा ठीक ठाक ही बनाया जाए हमारे इस राजस्थान को। इधर जाएंगे तो ये हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, ठीक है। बन गया भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा राजस्थान, बन गया भाई। चलो अब बात कर लेते हैं हमारे, अब अध्ययन करेंगे हम इस राजस्थान का। टॉपिक हमारा भौगोलिक विभाजन। हम इसको अध्ययन दृष्टि से मुख्य रूप से 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में हम बांट करके पढ़ेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर देखो आपको एग्जैक्ट, देखिए एक चीज और बताता हूँ। अभी राजस्थान में बहुत सारे जिले परिवर्तित हुए, नए जिले बनाए गए। तो नए जिले बनाए गए तो थोड़ा सा पहले क्या होता था कि जो एग्जैक्ट जिले पूछता था आपसे कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में कितने जिले आते हैं, 12 जिले आते थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि अभी इसमें और भी जिले बन सकते हैं। और अभी आपको पता है राम लोभाय जो समिति ने, उसकी कमेटी है वो चल रही है, अभी जांच और चल रही है, और भी जिले बन सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो मैं जो बताऊंगा बिल्कुल अपडेटेड पढ़ाऊंगा, वैसे उसी पर ध्यान देंगे। देखो और जो मैं यहाँ पर जो मैप ड्रॉ करूंगा ना, गंदा सा जैसा भी है, इसको बड़ा ध्यानपूर्वक फोकस करना है, अदरवाइज चीजें बिगड़ जाएंगी, ठीक है भाई। चलो देखो और एक हिस्सा इधर से ले लेते हैं। समझेंगे? एक हिस्सा और एक हिस्सा हमारा ये हो गया और एक हिस्सा हो। देखो राजस्थान को अगर हम अध्ययन दृष्टि से 4 भूखंडों में बांटेंगे, कितने 4 प्रकार के भागों में बांटेंगे। ये वाला जो पूरा हिस्सा है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा जैसे सहूलियत होगी। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। देखो पहला ये वाला हिस्सा है, तो इसको बोलेंगे उत्तरी, क्या बोलेंगे? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है यहाँ पर, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। ये कौन सा है भाई? ये उत्तरी, ये उत्तर में पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। इसके जस्ट नीचे एक विस्तार है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला, ठीक है भाई। अरावली पर्वतमाला के नाम को बारे में जानेंगे तो ये है उसके नीचे अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला।
या पर्वतमाला या श्रेणी होगी, ठीक है, वो कुछ भी बोल लो, ये होगी अरावली। अरावली के जस्ट नीचे ये जो हिस्सा है इसको पढ़ेंगे हम लोग, किस नाम से पढ़ेंगे इसको हम पूर्वी मैदान, क्या बोलेंगे, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के बाद हम पढ़ेंगे हम, ये हो गया हाड़ौती, या हाड़ौती बोले या दक्षिणी पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान, इसी को बोले तो हाड़ौती, क्या बोलेंगे, हाड़ौती। कौन सी ती है, यहाँ पर हाड़ौती वाली ती आएगी, याद हुआ। दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे, राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से हम 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे तो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसका नाम है, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी इसी का है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इसका क्षेत्रफल है सर 61.11%, कितना, 61.11%। यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है टोटल राजस्थान की 40%। पूछे कि राजस्थान के किस भौगोलिक भाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो आपको बताना होगा पश्चिमी मरुस्थलीय वाले क्षेत्र में सर्वाधिक राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है और वहां पर उसका क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इन डिटेल में समझाऊंगा, इनके बारे में इतना पढ़ाऊंगा कि अब थक जाओगे। इसके मरुस्थल के बारे में कम से कम 2 क्लास करवाऊंगा, 2-4 घंटे, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसी से वो पढ़ेंगे तो ठीक भाई। तो कितना है, 40% इसका यहाँ पर पॉपुलेशन निवास करती है और 61% क्या है इसका एरिया भाई, ठीक है भाई। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है, यहाँ देखो सूखा है पूरा, तो शुष्क, देखो इस हिस्से में शुष्क पाई जाएगी और अर्धशुष्क प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, जो जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर मिट्टी की बात करें, रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है, मेरे साथ बोलेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश, याद रख लो आप, ठीक है। चलो, दूसरा हिस्सा है हमारा अरावली, जिसमें खनिजों की क्या है, बहुत ज्यादा प्रधानता पाई जाती है, बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, यहाँ से बहुत सारी चोटियां हैं इसमें, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नीचे इसकी बात करेंगे, ये जो मैदान है ये पूरा मैदानी प्रदेश हो गया। नीचे बात करेंगे हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, 4 भाग याद हुए, हो गए। चलो लिख देता हूं मैं एक बार आपके लिए, जिससे सहूलियत हो। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी लिखते जाएंगे भाई, मरुस्थलीय प्रदेश। अगर आप लोगों का कोई भी भाई हो, बहन हो, ठीक है भाई, सभी बताएं उनको, बाकायदा नोट्स तैयार करें मेरे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि 90% तक इससे बाहर नहीं जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लेना, यकीन ना आए तो पूरा टॉपिक पढ़ लेना एक, अगर उसके बाद 90% तक क्वेश्चन सही नहीं हो ना, तो यार चैनल पर आकर के तुम्हारी जो मन में आए वो बोल देना कि सर आप, मैं पढ़ाना बंद कर दो, आपको कुछ नहीं आता आपसे। 90% तक चीजें यहीं से आपको डिट्टो मिल जाएंगी, बशर्ते आपको समझ करके पढ़ना होगा, ठीक है भाई। और थोड़ा सपोर्ट किया करें जिससे चीजें बेहतर हो पाए भाई ना। अभी देखो अकेला, अगर अब मेरे सामने आप लोग होते तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा लाइव इंटरेक्ट हो पाता, अकेला बोलता हूँ, कभी थक भी जाता हूँ। तो ये चीज़ है, कभी कभार जब आप पूछते हैं ना किसी चीज़, कभी कभार क्या होता है, हम जानते हो सब कुछ है लेकिन उसको स्किप हो जाता है माइंड से, तो हम करा नहीं पाते। लेकिन जब बच्चे सामने होते हैं तो वो पूछ लेते हैं, तो मैं लाइव का भी जुगाड़ करूंगा ऐसा आगे कुछ, कि लाइव की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आप लोग अपने जो डाउट है वो तुरंत पूछ लिया करें। तो पहला हमारा पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट है भाई, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बारे में थोड़ी बहुत 2-4 चीजें देख ही लो, अभी बताता हूँ, फटाफट कुछ चीज समझ लो। देखो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, एक की बात करें, इसका जो एरिया है बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, सर क्षेत्रफल कितना है मेरे साथ बोलेंगे, मैंने कितना बताया सर 61.11%, कितना प्रतिशत, 61.11%। जनसंख्या की बात करेंगे, यहाँ पर लिख लो मेरे साथ में, ऐसे लिखेंगे, जनसंख्या बात करें तो सर 40%, कितने प्रतिशत, 40% जनसंख्या। सर जलवायु की बात करेंगे, जलवायु कैसी पाई जाएगी इस क्षेत्र में, सर इसमें शुष्क पाई जाएगी और अर्ध शुष्क पाई जाएगी। कौन सी, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी सर इसमें। सर मिट्टी की बात करें, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी, लिखो ऐसे शॉर्ट में लिख लो, ऐसे ही मिट्टी पाई जाएगी हमारी यहाँ पर है, तो आपको रेतीली या बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी, ठीक है भाई, ये भी लिखते जाएंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर वनस्पति की बात करें, कौन सी वनस्पति, कौन सी पति है यहाँ, वो वाला पति नहीं है, ये वनस्पति मतलब जो जंगल वगैरह कैसे पाए जाते हैं, ये समझो। जंगल तो है नहीं, मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं कुछ, तो वो किस प्रकार के हैं, तो वो है जीरोफाइट। कौन से फाइट है, जीरोफाइट, ठीक है, जीरोफाइट बोलो, या हिंदी में बोले तो मरूदभिद, मरूदभिद प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, किस मरुस्थलीय वाले क्षेत्र में।
इसमें अभी पढ़ेंगे डिटेल, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। अभी मरुस्थल के बारे में ही आज पूरी क्लास होने वाली है। अगर मरुस्थल भी कंप्लीट हो जाए तो ही अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक समझ लो, इसमें बताने को हजारों चीजें हैं, बस समझो। देखो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 61.11%, जनसंख्या 40% जनसंख्या। यहाँ पर जो वनस्पति है वो मरुविद प्रकार की, या फिर बोले जीरोफाइट, जिनको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है भाई, वो कम से कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं, उनको बोलते हैं जीरोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर जो आपकी जो जलवायु है वो कैसी है भाई, शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मेरे साथ में बोलेंगे मिट्टी रेतीली बलुई पाई जाती है, वनस्पति जीरोफाइट। याद हुआ लिख लिया। अभी डिटेल में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले इन चारों के बारे में थोड़ा सा समझ लो कि जान पहचान तो कर लो, इनसे कर ली ना जान पहचान, ठीक है। चलो, और भाई ना अपने सभी भाइयों को, छोटे भाई हो बहन हो, सभी के साथ शेयर करें चीज़ों को, जिससे चीज़ें बेहतर हो पाएँ, ठीक है। अभी देखो अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप लोग, सच बता रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करें ना, चैनल अपना बढ़ जाएगा। छोटा सा चैनल है, लेकिन आप सभी लोग ना 2-2 4-4 भाइयों को जोड़ोगे चैनल पर, बोलोगे कि भैया यहाँ से पढ़ो, ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ो, पूरा नोट्स बनाओ, यहाँ से पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको। बस थोड़ा सा सपोर्ट करना मेरे भाई, सभी जो भी भाई, छोटे बड़े भाई बहन है मेरे, सभी के सभी पढ़ो। मैं आपको बहुत अच्छी, मेरा एक ही प्रयास है कि मुझे साथ में आपको पढ़ाना है, पढ़ना है, और साथ में हमको सबको साथ में पढ़ना है भाई, ठीक है। चलो, दूसरा प्रदेश की बात कर लेते हैं हम, अरावली प्रदेश। अभी बताया नहीं पूरा डिटेल में, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, ओवरव्यू बता रहा हूँ। अरावली प्रदेश के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। अरावली प्रदेश की बात करें तो जो अरावली है, इसका क्षेत्रफल की बात करें, सबसे पहले हम क्षेत्रफल बात कर लेते हैं। अरावली का क्षेत्रफल कितना है सर? अरावली का जो राजस्थान का इसे क्षेत्रफल की बात करें तो सर क्षेत्रफल है 9%। कितना प्रतिशत? 9%। जनसंख्या की बात करें सर, जनसंख्या कितनी है? लगभग कितने? 10%, ठीक है भाई। 11% है यहाँ पर अरावली में, तो 11% जनसंख्या, ठीक है भाई। चलो, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वनस्पति की बात करें। वनस्पति कैसी पाई जाएगी इसमें? पर्वतीय वनस्पति पाई जाएगी। कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? पर्वतीय वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाएगी भाई, ठीक है भाई। ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, इस चीज को भी समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, याद हुआ यहाँ तक? ये एग्जैक्ट 10 कर लो इसको, ठीक है, इसको 10 कर लो, कभी कभी स्किप हो जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है इसका? 9% है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितने? 10% है। वनस्पति कैसी पाई जाती है? पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अरावली में और क्या क्या चीज़ें। देखो, अरावली को 3 भागों में बांटेंगे, सभी की सभी कम से कम 10 चोटियों की लंबाई, या मैं आपको याद करवाऊंगा किसकी कितनी ऊंचाई है, एक एक डिटेल में पढ़ेंगे अरावली के बारे में। ये सबसे प्राचीनतम गलित पर्वतमाला मानी जाती है, ठीक है, मानी जाती है। और आज के टाइम पे ये थोड़ा सा मतलब एक अरावली की जो श्रेणी है ना, लगातार कंटिन्यूस नहीं है, तो किसी जगह मतलब खत्म हो चुकी है, किसी जगह बड़ा बड़ा विस्तार है, इस तरीके से। तो एक अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। और अरावली का निर्माण मैंने बताया गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है जो अरावली, और इसमें जो खनिज पदार्थ हैं इनका प्रचुर मात्रा में इनके भंडार इसमें पाए जाते हैं, कि इसमें अरावली वाले पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। चलो, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम। तो ध्यान रखेंगे बस थोड़ा सा कि क्षेत्रफल कितना है इसका? 9% है सर इसका। और इसमें बात करें तो जो 9% जनसंख्या कितनी निवास करती है इसमें? 10%। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर हो गई कौन सी? ये आपकी पर्वतीय। और जलवायु लिख लो एक बार, जलवायु और लिख लो, जलवायु हो गई यहाँ पर मैंने शुष्क बताई थी, यहाँ पर जलवायु हो गई उपाद्र जलवायु। कौन जलवायु है? उपाद्र जलवायु, आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई। चलो, आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बात करें तीसरा जो क्षेत्र है हमारा, हम बात करें नेक्स्ट तीसरे क्षेत्र की। तीसरा क्षेत्र है जिसका नाम है हमारा पूर्वी मैदान। कौन सा मैदान है सर? तीसरा है पूर्वी मैदान। ध्यान रखेंगे, पूर्वी मैदान लिखते हुए जाएंगे, मैं जो लिखा रहा हूँ इसी तरीके लिखेंगे। पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान, देखो एक चीज़ और बताऊं, अरावली के ध्यान दो, अरावली के पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर जो जिलों का विस्तार है ना, जिलों का क्षेत्रफल वो भी ज़्यादा है। और अरावली के अगर पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता भी है। सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ पर पानी है तो मतलब फसल ज़्यादा होती है, तो जीवन शैली ज़्यादा होगी, और लोगों जो जन घनत्व है वो भी सर्वाधिक। पूछे अरावली किस हिस्से में जन घनत्व ज़्यादा है, तो आपको बताना है अरावली के, आपको बताना है पूर्वी वाले
हिस्से में, अरावली के पूर्वी हिस्से में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो मैदान, एक बार मैदान का क्षेत्रफल बात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? केवल 23%। कितना क्षेत्रफल है पूरी मैदान का? 23% है। ठीक है, क्षेत्रफल है वो। और मैं बात करता हूँ यहाँ पर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या ध्यान रखिएगा, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। जनसंख्या कितनी है सर? 39% जनसंख्या। कितने प्रतिशत? 39% जनसंख्या। जलवायु की बात कर लेते हैं सर। जलवायु कौन सी है यहाँ पर? ठीक है भाई, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र के बाद नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर जो मिट्टी की बात कर लेते हैं सर। मिट्टी कैसी पाई जाती है यहाँ पर? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? मेरे साथ बोलेगा जलोढ़ मिट्टी, या एलुवियल सॉइल बोलते हैं इसको, या डोमट मिट्टी। कौन सी? डोमट मिट्टी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोल देते हैं। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोलेंगे मेरे साथ में। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या देखो, एरिया कितना है? 23% है। जनसंख्या कितने निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। और देश की जो जलवायु है वो आर्द्र है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़, एलुवियल, या फिर बोले तो डोमट। राइट, ठीक है भाई। चलो, सर्वाधिक उपजाऊ है ये। यहाँ पर सर्वाधिक मतलब अच्छी किस्म की जो फसलों का उत्पादन होता है, अच्छी फसल का उत्पादन होता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी डिटेल में बताऊंगा इनको आगे। और इसमें और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे पढ़ने को, तो इसमें देखो और क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। ये किसका? इसमें और ऐसा है जैसे बनास है, बनास बाणगंगा का जो बेसिन इसमें पढ़ लेंगे हम। ठीक है, इसमें ही पढ़ेंगे माही बेसिन के बारे में पढ़ लेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें पढ़ने को। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। चौथे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं फटाफट से। चौथे वाले पार्ट का नाम क्या है ये समझो आप इस तरीके से। फोर्थ पार्ट है आपका दक्षिणी पूर्वी मैदान। दक्षिणी पूर्वी मैदान। दक्षिणी पूर्वी मैदान। जो दक्षिणी पूर्वी मैदान है, अभी मैंने बताया, देखो यहाँ देखो, दक्षिणी पूर्वी मैदान के बारे में बात करें तो ये वाला हिस्सा जो मैंने बताया ये दक्षिणी पूर्वी मैदान है। ठीक है भाई, दक्षिणी पूर्वी मैदान है। अब दक्षिणी पूर्वी मैदान की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल याद करिएगा। क्षेत्रफल कितना है सर? मैं एक बार सभी को याद करवा दूंगा आपको, 6.49%। कितना? 6.49%। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी है सर? 11%। जनसंख्या कितनी है सर? जनसंख्या है 11%। ठीक है भाई, 11% यहाँ की जनसंख्या है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर ये जो किससे इसका निर्माण हुआ है, किससे? ये ज्वालामुखी से। तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? काली रेगुर मिट्टी। काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। इसके बारे में बताएंगे यहाँ पर। और क्या है, यहाँ पर जो विद्यक आगार है उसका भी थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। ढक्कन का भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा मिलेगा देखने को, वो आगे हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। इसमें और कोई बड़ी बात है नहीं भाई। ठीक है भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा भाई। ठीक है, और इसमें और क्या पढ़ेंगे? अभी मुकुंदवाड़ जैसे बूंदी की पहाड़ियों के बारे में पढ़ लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी चोटी कैसी होती है, क्या नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। समझ आया? ठीक है, अब मैं एक बार मेरे साथ हम बोलेंगे सभी के सभी। मैंने सबसे पहले बताया उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसका जो एरिया है 61.11% है। उसमें जनसंख्या मेरे साथ बोलेंगे, जनसंख्या सर 40% निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सर मिट्टी कैसी है? यहाँ पर देखो, रेगिस्तान में तो रेतीली मिट्टी होगी, बलुई मिट्टी होगी सर, ये भी समझ आ गया। अब वहाँ पर क्या है कि पानी की कमी है, तो मरुदभिद या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पागी किसमें? मरुस्थलीय प्रदेश में। और क्या हो सकती है यहाँ पर? इससे मरुस्थलीय प्रदेश से बात है तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो भी इसमें होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे जो जलवायु है, जलवायु कैसी की? शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें हम अरावली की। अरावली का क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने? अरावली का क्षेत्रफल कितना बताया था? अरावली का जो टोटल क्षेत्रफल 9% है। यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है 10% जमा, देखो एक के बाद ज्यादा, देखो क्षेत्रफल 9% है अरावली का। और उसके बाद में जो अरावली में जैसे वार है ना, ऐसे याद कर लो, वाह तो 10%। तो क्षेत्रफल तो इसका 9% है, लेकिन एरिया जो जनसंख्या निवास करती है 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। यहाँ पर बात करें जो जलवायु की, तो उप आर्द्र। कैसी? उप आर्द्र। अगर वर्षा की मात्रा की अगर हम बात करें तो वर्षा की मात्रा लगभग अरावली प्रदेश में लगभग 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ये होती है 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर। पूरे पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान को 50 सेंटीमीटर जो एक वर्षा समवर्षा रेखा है, कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो दो भागों में बांट देती है।
ठीक भाई। अरावली क्या करती है, 50 सेंटीमीटर सब वर्षा रेखा और राजस्थान को दो भागों में बांट देती है, जो कि अरावली से होते हुए गुजरती है। नेक्स्ट बात करेंगे पूरी मैदान की। पूरी मैदान का जो एरिया बताया 23%, 23% है। जनसंख्या कितनी है, 39% जनसंख्या है। यहाँ पर मिट्टी कैसी भाई, जलोढ़ मिट्टी पाई है, जलोढ़ दोमट या एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है। यहाँ पर फसल का उत्पादन अच्छा होता है और जहाँ पर बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है, समझो। ठीक है, फसल भी होता है। तो ये चीज़ें आगे बता दूंगा, फिर बताने को तो बहुत है। जैसे यहाँ पर माही बेसिन है, ठीक है, चंबल, ये चंबल तो इसमें आ जाएगा खैर आगे। ठीक है, बाणगंगा, बनास बेसिन, सब चीज़ों को आगे पढ़ने वाले हैं। तो और ये चौथा मैंने बताया था दक्षिणी पूर्वी पठारी का, इसका जो एरिया ध्यान रखिएगा 8.89%, जनसंख्या 11% है। और मिट्टी कैसी है, इसमें पाई जाती है भाई काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है। मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, बूंदी की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर झालावाड़ की जो श्रेणियां वगैरह पठार हैं उन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। समझ आया। अब पानी पी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कितना टाइम हो गया मुझे भी नहीं पता। अब देखो, अब ये बता दिया मैंने, अब इसको थोड़ा सा मैं यहीं के ही मिटा देता हूँ और इसी में कुछ, अब ये आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं हम, आज का मेन टॉपिक। ठीक है, आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम करें, देखो पहले पानी पी लेता हूँ। अब देखिए ध्यान से, आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा ये इधर वाला एरिया, इसको बोलेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब हेडिंग लगाएंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी, ऐसे लिख लो, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको 90% गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना। 10% में तो भाई कोई कुछ नहीं कह सकता कि एग्जामिनर क्या बोल ले, पढ़ा दे, ठीक है, कहाँ से पूछ ले, लेकिन 90% तक आपको दावा करता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बशर्ते आपने यहाँ पढ़ लिया तो पूरा का पूरा। बात करें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको पहले, चलो एक बार लिख ही देता हूँ। एरिया कितना बताया सर, इसका एरिया मैंने बताया था आपको। क्षेत्रफल की बात करें या शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्षेत्रफल लिखिएगा 61.11% क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितनी है इस क्षेत्र में, जनसंख्या कितनी है भाई, जनसंख्या है आपकी 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखो। अब क्या है भाई, अब इसके बारे में डिटेल में समझना है तो समझते हैं। अब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें वर्षा की कितनी होती है, मैंने एकदम 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एक हाँ ठीक है, देखो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है कि इसका नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी रेखा, देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी हम दो भागों में जब बांटेंगे अध्ययन की दृष्टि से, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई, ये लो, ठीक है। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में हम इसका बांट करके अध्ययन करेंगे। तो इसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी रेखा, समवर्षा रेखा। तो अब आपसे पूछ लेगा कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का काम क्या है या कौन सी चीज़ है, कुछ भी ऑप्शन दे देगा तो आपको बताना है पश्चिमी जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये पश्चिमी जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांट देती है। ठीक है भाई, अब दो भागों में बांट देगी। अब दो भाग कौन कौन से होंगे इनके बारे में भी मैं डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है भाई, अब एक बार इसके बारे में पश्चिम मरुस्थल के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके अंदर घुस जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे कि हमें क्या पढ़ाना था। ठीक है, सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। अब मरुस्थल की बात कर लेते हैं। अब मरुस्थल को, ये पश्चिम मरुस्थल भाग किसका माना जाता है सर, मैंने बताया था भाग किसका माना जाता है, तो तैथिस महासागर, किसका, तैथिस सागर का इसको हिस्सा माना जाता है। ठीक है भाई, किसका हिस्सा, ये तैथिस सागर का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर एक थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, थार का, इसको थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, थार का मरुस्थल। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जो थार का मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल का जो एरिया है लगभग
38 लाख किलोमीटर है। कितना? 38 लाख वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा ओवरऑल बताया था मैं आपको। तो जिसमें से जो थार का पूरा थार के मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान में, तो जो थार का मरुस्थल है ना, इसका जो विस्तार है, ध्यान देख लो विस्तार कहाँ पर है इसका। देखो थार के मरुस्थल का विस्तार एक तो भारत में है और दूसरा पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान है ना पास में, बिल्कुल चोलिस्तान बोलते हैं, और पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। क्या? पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल है इसको चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। और जो थार का मरुस्थल है इस तरीके से इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये पूरा क्षेत्र, तो यहाँ पर चोलिस्तान बोलेंगे। और जो भारत है ना, भारत में लगभग 85% आप इसका एरिया कितना है, तो बताना है कि थार के मरुस्थल का भारत में कितना हिस्सा है, तो आपको बताना है 15% ही कहाँ पर है, पाकिस्तान में। बाकी का 85% जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार कहाँ है, हमारे राजस्थान नहीं, भारत में। अब भारत की बात करें तो भारत में 4 राज्य आते हैं। एक तो हो गया हमारा राजस्थान, ठीक है भाई, राजस्थान हो गया, एक गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी है कुछ। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इनमें थोड़ा थोड़ा इनको विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 60% जो इसका एरिया है, 60% हमारे राजस्थान में विस्तार है। याद है, दोबारा समझो कि जो थार का मरुस्थल है 2 देशों में है, एक तो भारत, दूसरा पाकिस्तान। भारत में 85, भारत बड़ा देश है, इसका मतलब तो बड़ा हिस्सा है भारत के नाम आएगा, इससे में आएगा, तो 85% भारत में हिस्सा है। भारत में भी 4 राज्यों में बढ़ जाता है। 4 राज्यों की बात करें, एक तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब और हरियाणा, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब बात करें भारत में भी सर्वाधिक कहाँ है, हमारे राजस्थान में 60% तक इसका एरिया विद्यमान है। और अब जो थार के मरुस्थल के बारे में थोड़ी सी फैक्ट बात कर लेते हैं। जो थार का मरुस्थल है ना, समझो फैक्ट समझो, जो थार का मरुस्थल है हमारा, इसमें सर्वाधिक क्या पाइए, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अगर कोई मरुस्थल है तो वो है हमारा राजस्थान, थार का मरुस्थल। क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, तो हमारे जो थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट बात करेंगे ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो आपको बताना है थार का मरुस्थल है भाई। ठीक है, कौन सा मरुस्थल थार का मरुस्थल। ये जो थार का मरुस्थल है विश्व का 20वां सबसे बड़ा क्या है, विश्व का 20वां सबसे बड़ा मरुस्थल है थार के मरुस्थल में। और क्या कीजिए, देखो थार के मरुस्थल में पेट्रोलियम जो पदार्थों की क्या है, बहुत ज़्यादा विद्यमान है, मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इसमें। क्या? पेट्रोलियम पदार्थों के जो भंडार और उत्पादन की बहुत सारी संभावनाएं। और जो थार का मरुस्थल है इसमें सौर ऊर्जा के बोले, या फिर ऊर्जा का शक्ति ग्रह बोल सकते हैं, ऊर्जा के शक्ति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और जो थार का मरुस्थल का इसका एक उपयोग और है, जैसे यहाँ गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो निम्न दाब यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। जब वायु दाब निम्न हो जाए यहाँ पर, तो इस तरफ क्या भारत की ओर क्या चलने लगती है, अरब सागर से मानसूनी हवाएं चलने लगती है। मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको जलवायु वाले टॉपिक में, इसके बाद पहले नदी पढ़ के फिर जलवायु वाले टॉपिक में मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था कि अरावली के बारे में समझ लो एक बार, सॉरी मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थल के बारे में समझ लो एक बार। पश्चिम मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना सर, 61.11%। जनसंख्या सर 40% निवास करती है। इसमें कितनी प्रतिशत, 40%। जो हमारा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ये भारत के महान मरुस्थल, इसको भारत का महान मरुस्थल भी कहते हैं, इसे भारत का थार का मरुस्थल कहते हैं। जो थार का मरुस्थल है 2 देशों में है, पाकिस्तान और भारत। भारत बड़ा है तो भारत में इसका 85% एरिया है, और भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन 4 जिलों में इस विस्तार है। सर्वाधिक जो थार के मरुस्थल का विस्तार बात करें तो हमारे राजस्थान में 60% तक इसका विस्तार है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस की बात करें, इसका महत्व है, इसको सौर ऊर्जा का शक्ति गृह के रूप में भी हम इसे जान सकते हैं। भारत में सर्वाधिक जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो कहाँ से मिलने की जो संभावना है, और मिल भी रहे हैं यहाँ से, तो हमारे थार के मरुस्थल वाले एरिया से ही मिल रहे हैं भाई। ठीक है भाई, ये आपको समझना है, बाकी का सब कुछ मैंने बता ही दिया। और यहाँ पर जो थार का मरुस्थल है इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं क्या, RS मेंस लिखोगे तो वहां पर काम आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं एक बार कि आपको मैंने बता दिया कि 90% तक चीजें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगी, तो थोड़ा सा समझ लो। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो थार का मरुस्थल है ये टेथिस महासागर का हिस्सा नहीं है। क्या बोलते हैं, टेथिस जो महासागर उसका हिस्सा नहीं है। अब सर मैंने भी बताया आपको ये किसका हिस्सा है सर, जो हमारा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ये किसका भाग बताया था मैंने, किसका भाग है, ये हमारा टेथिस सागर का हिस्सा है, टेथिस सागर का भाग है।
ठीक, किसका भाग है? ये टैथिस सागर का भाग है भाई, ठीक है, टैथिस सागर का भाग है। सर इसके बारे में एक ऐसे बोल दिया कि टैथिस सागर का भाग है, कुछ पक्ष में प्रमाण है? बिल्कुल, तो मैं वही प्रमाण आपको देने जा रहा हूँ, तो बस समझते चलेंगे, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ लो, सच बता रहा हूँ, इससे बाद कुछ भी नहीं जाएगा, सभी क्लासेस को देख लेना बारी बारी से। देख भाई, पश्चिम इसके देखो प्रमाण की बात करें, यहाँ पर पहला प्रमाण है पेट्रोलियम के भंडार, पेट्रोलियम भंडार, ठीक है भाई। दूसरा अभी मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा लिख देता हूँ, पेट्रोलियम भंडार की बात करें, और बात करें तो खारे पानी की झीलें हो गई, खारे पानी की झीलें हो गई। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर हम बात करें, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर माइकोनिस्ट चट्टान भी विद्यमान है, ठीक है। यहाँ पर बाप बोल्डर पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, बाप बोल्डर की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एक है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है, आकल गांव कर लो, यहाँ पर पार्क भी यहाँ पर, तो एक आकल गांव से भी हमें 8,000 करोड़ पुराने यहाँ से अवशेष मिले हैं, ठीक है भाई। और एक है कुलधरा गांव, तो यहाँ से हमें अवशेष मिले हैं कि ये जो सागर का मरुस्थल है वो किसका हिस्सा है, आपको बताना है कि ये उसका मरुस्थल का हिस्सा। क्यों? देखो यहाँ पर सबसे पहले अवसादी चट्टान, देखो इसमें अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी पहले जीवाश्म होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं वो दब जाते हैं नीचे तो जीवाश्म बन जाते हैं, ठीक है, उनको जीवाश्म बोलते हैं। अब ये जीवाश्म बन गए तो जीवाश्मों से पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं, क्या बनते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ। तो मतलब देखो यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ है, क्योंकि ये जीवाश्म कहाँ है? पूरे जीव जंतु किसमें थे? जीव जंतु सागर महासागर में थे, तो याद हो गया। अब तुम्हें पता है कि महासागर का पानी कैसा होता है? खट्टा होता है, तो खारा होता है, तो खारा पानी होता है, तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें भी मिल गई सर। यहाँ पर माइकोनिस्ट चट्टान जो कि अफ्रीका महाद्वीप का जो सहारा का मरुस्थल है उसका हिस्सा बताते हैं, बल्कि यहाँ पर माइकोनिस्ट चट्टान पाएंगे जो कि अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है उसमें है ही नहीं ऐसे कुछ भी। तो यहाँ पर आकलवुड जो फॉसिल पार्क में यहाँ पर पुराने जीवाश्म पाए गए जो कि 8,000 साल पुराने। यहाँ पर एक यहाँ से जो यहाँ पर जुरेसिक काल की एक मछली भी यहाँ से पाई गई, जो कि प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर क्या होगा भाई, सिंपल बात है, पहले कोई सागर रहा होगा, महासागर रहा होगा, तो इसके तो इसी तरीके से खोलता रहेगा। तो ये चीज़ें आपको समझना जरूरी था, ज़्यादा बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और भी ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, सर ज़्यादा ही पढ़ा दिया है ये ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी कहानी पर, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी दे रहा हूँ, बस पढ़ लेना, ठीक है। चलो बात करें आगे, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं, इसको हमने दो भागों में बांटा, दो भागों में हमने नहीं बांटा, दो भागों में बांट रहे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्या ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में, और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में बांट देती है भाई, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, अब 25 सेंटीमीटर समवर्षा का मतलब है कि इधर तो वर्षा होगी 0 से 25 सेंटीमीटर, 0 नहीं मान सकते, 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, इधर तो इतनी वर्षा होगी। और इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पर होती है ना 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, कितनी? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रहेगा। तो समवर्षा इसलिए वो नाम बोला इसको, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा इधर होगी और 25 सेंटीमीटर से अधिक इधर होगी, 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अब जो एक क्षेत्र बन जाता है, ये वाला इधर वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा 25 सेंटीमीटर जहाँ पर कम वर्षा होगी उसको बोलेंगे शुष्क। क्या बोलेंगे? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बोल दो इसको। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, थोड़ा सा इससे ज्यादा हो रही है तो ये इसको बोलेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या बोलेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मेरे साथ बोलेंगे, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, उसके पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो शुष्क होगा, ठीक है भाई। तो शुष्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी तो उसको अर्ध शुष्क, सूखा तो है लेकिन कैसा, थोड़ा सा अर्ध शुष्क है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो भाग हम बांट लेते हैं इसको। पहला है हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय वगैरह नहीं लिखेंगे, शुष्क, और एक हो गया अर्ध शुष्क, इतना ही लिख देते हैं जल्दी में, अर्ध शुष्क। ये दो भागों में हम इसको बांट दें, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में इसको बांट देते हैं। बांट दिया सर? बिल्कुल ठीक है सर। अब हम बात करें आगे, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब अर्ध शुष्क के बारे में पढ़ेंगे, अर्ध शुष्क को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, एक मिनट के लिए।
सबसे पहले आज की क्लास में हम कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक को पढ़ लें। और शुष्क अगर पढ़ाना आ जाए तो इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। कौन सा? जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको दो भागों में बांट देंगे। ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे सर? ये जो हिस्सा है हम इसको भी दो हिस्सों में पढ़ेंगे, बांट करके पढ़ेंगे। कितने हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे? इसको भी सर हम दो हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। इसे कर लो, ठीक है भाई। ये जो हिस्सा है हम इसको भी दो हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। अब एक यहाँ पर एक ये जैसलमेर में इसका ज़्यादा एरिया पड़ता है, ये रहा, ठीक है। एक क्षेत्र पाया जाता है पर क्या, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये रहा, एक क्षेत्र पाया जाता है। देखो ये कौन सा है? अर्धशुष्क है सर। ये सॉरी, ये कौन सा क्षेत्र है सर? शुष्क। कौन सा? शुष्क। अब शुष्कों को भी दो भागों में बांटेंगे। ये शुष्क को हम दो भागों में बांटेंगे। ये क्या है? पथरीला पथरीला मैदान है यहाँ पर एक। क्या? पथरीला मैदान ये बोले या क्षेत्र बोले। देखो ये जमीन से लगभग 300 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग है। क्या? जमीन से 300 मीटर उठा हुआ एक हिस्सा है। देखो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जमीन से 300 मीटर उठा हुआ एक हिस्सा है। अब एक जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। क्या? कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पर लाठी सीरीज पाई जाती है। यहाँ पर हम्मादा, रेग, मगरा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 300 मीटर ऊंचा उठा हुआ जो हिस्सा है, 300 मीटर उठा हुआ जो ऊंचा हिस्सा है। अब यहाँ पर देखो पथरीला है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ इस जगह पर क्या रेत ही रेत है। देखो याद करो, मैं बता रहा हूँ, कुछ याद हो जाएगा, बस याद हो गया तो मैं ये समझो। देखो ये पथरीला हिस्सा है, यहाँ पर तो रेत है नहीं। अब रेत कहाँ है? इसके पास पास में रेत है, बिल्कुल समझ तो बस यही है। अब एक बालू का नाम सुना होगा। अब बालू का मतलब जब जो पवन या हवा चलती है ना, तो यहाँ पर जैसे हवा चली तो यहाँ ये बालू का बन गया, ठीक है भाई। ये बालू का बन गया, ये बालू का बन गया। तो इसको भी दो भागों में बांटेंगे। एक तो बालू का, देखो इस पथरीले क्षेत्र में बालू का बनेगा ही नहीं। इस वाले हिस्से में सर बालू का बनेगा क्योंकि रेत है सर यहाँ पर, ठीक है। तो दो भागों में बांट देते हैं इसको। एक है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। एक तो हो गया, ये होगा बालू का मुक्त क्योंकि पथरीला भाग है। और एक दूसरा बोल लेते हैं बालू का युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है भाई। युक्त क्षेत्र बोले तो बस छोड़ो इसको। देखो दो भागों में बांटेंगे। मैंने बताया जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश मतलब सूखा तो है, यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। अब इसमें एक हिस्सा पाया जाता है इसमें बीच में, तो ये कहाँ से, ये हिस्सा के बारे में भी अभी मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। पूरा इसका ज़्यादा जो पथरीला हिस्सा है ना, ये ज़्यादा विस्तार मिलेगा आप लोगों को कहाँ पर, ये जैसे लोद्रवा है, लोद्रवा है और मोहनगढ़ है, इस तरफ मिलेगा ये इसका ज़्यादा विस्तार, ठीक है भाई। अब बात करें जैसलमेर में सर्वाधिक विस्तार है इसका। अब जो पथरीला हिस्सा है तो यहाँ पर पत्थर है, तो मतलब यहाँ क्या नहीं होगा, रेत नहीं होगा। तो रेत नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी बालू का नहीं बनेगा। तो इस वाले हिस्से में कोई बालू का नहीं बनेगा, याद हुआ। अब इधर कोई क्या है, रेत ही रेत है, रेत में क्या बोलेंगे, बालू का बनेगा, याद हुआ, ठीक है। अब ये देखो ये एरिया ज़्यादा सा लग रहा है, बिल्कुल ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो एरिया है जो बालू का बनेंगे, इस एरिया का क्षेत्रफल है कितना, 58.5%। कितना? 58.5%। जो बालू का रहित है यहाँ पर 41.5%। ये एरिया भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक तो इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और एक इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अभी मैं टाइम देख लेता हूं आपका कितना हो गया। लगभग 47 मिनट का टाइम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोशिश करेंगे हम दोनों को पढ़ेंगे, कम से कम 1 सवा घंटे की क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो एक बार मैं और दोबारा से इसको आपकी समझाने के लिए थोड़ा सा अच्छा सा और बना देता हूँ, जिससे थोड़ी सी आसानी हो हमें समझने में, ठीक है भाई। चलो इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मिटा देंगे इसको मिटा ही देते हैं, जिससे अच्छा हो जाएगा। देखो समझो, पूरा का पूरा हम केवल उसी हिस्से को बना लेते हैं। क्या? इस हिस्से को बना लेते हैं, पश्चिम मरुस्थलीय वाले बाढ़ को। देखो थोड़ा सा हमें आसानी से समझ में आ जाएगा जिससे, ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, वाला एरिया ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें इस एरिया की, इस एरिया में भी हम बात कर रहे हैं अभी इस वाले पार्ट की, ठीक है। इस वाले देखो ये कौन सा है भाई, ये कौन सा है, अर्धशुष्क हो गया, ठीक है, अर्धशुष्क हो गया है। तो
ठीक है सर, ये कौन सा, ये कौन सी रेखा, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा ये कौन सा है भाई, देखो ये नहीं 25 सेंटीमीटर नहीं, ठीक है भाई, ये देखो। अब ये देखो अंदर की बात करें, हाँ ये 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है भाई। अरे एक मिनट भाई, इसको थोड़ा सा मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, ठीक है भाई। देखो यहाँ दोबारा से मैं समझा देता हूँ आपको, पूरा का पूरा समझेगा और समझ में अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा आने वाला है, ठीक है भाई। चलो देखो यहाँ देखेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, पश्चिम मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, ये पश्चिम मरुस्थल है। पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में बांट देती है। अब इसमें बताया मैंने एक क्षेत्र है, यहाँ पर है एक पोकरण, जैसलमेर क्या है, पोकरण, पोकरण है, और इधर है फलौदी, इधर क्या है, फलौदी, ये क्या है, फलौदी, और इधर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बालोतरा, क्या, बालोतरा, ध्यान रखेंगे। पोकरण हिंदी में लिख देता हूँ, चलो पोकरण, ये हो गया फलौदी, ये हो गया फलौदी, ये वाला हिस्सा हो गया बालोतरा। कौन सा तरा है ये, बालोतरा। अब याद रखेंगे, मैंने अभी समझा दिया आप लोगों को क्या क्या चीज़ें होती हैं पूरा पूरा। ये कौन सा क्षेत्र पूरा का पूरा, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है भाई। अब इसमें भी मैंने दो भागों में इसको बांट दिया था भाई, इस क्षेत्र को पूरा का पूरा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये, मुक्त क्षेत्र। और इस वाले एरिया में ये, इसमें क्या है, बालू का स्तूप है, बिल्कुल ये रेत ही रेत है, तो इसको बोलेंगे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। अब ये समझ लो, ठीक है भाई, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र ये हो गया। अब ये समझना बहुत जरूरी है। देखो दोबारा समझेंगे एक बार, ये हमारा पश्चिम मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, पढ़ रहे हैं सर। पश्चिम मरुस्थल कोई भी बात करें तो दो भागों में हमारी एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये दो भागों में बांट देती है, जिससे एक क्षेत्र हो जाता है अर्धशुष्क। कौन सा, ये अर्धशुष्क हो गया, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, और ये हो गया हमारा शुष्क। कौन सा प्रदेश, ये शुष्क हो गया प्रदेश में लिख दिया, ठीक है भाई। चलो ध्यान रखेंगे, जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश हो गया ये पूरा का पूरा। अब इसको भी दो भागों में हमने बांट दिया, तो ये कौन सा हो गया सर हमारा, एक तो अर्धशुष्क, ये शुष्क वाला। शुष्क वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम, शुष्क वाले हिस्से को भी दो भागों में बांट दिया हमने। देखो शुष्क वाले को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो बालू का स्तूप मुक्त हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये पथरीला भाग है। ये कौन सा भाग है, ये पथरीला भाग है, पथरीला भाग, यहाँ पर पथरीला भाग है, पत्थरों का ये पथरीला भाग है, इसका जमाव है इस कारण, ठीक है भाई। चलो ये अब इसी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, पथरीले भाग के बारे में, ठीक है। चलो तो बालू का, अब मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। बालू का स्तूप, पहला पॉइंट लिखेंगे, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र नहीं, क्षेत्र है, इसमें क्या क्या चीज़ें इसको समझ लेते हैं। इसका क्षेत्रफल, एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है मैंने बताया आपको, बताइएगा। इसका क्षेत्रफल है सर 41.5%। कितना, 41.5%। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अंदर अंदर घुसते चले आ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या चीज़ें होंगी, तो कितना एरिया, 41.5%। अब बात करें हम इसमें, ये इस वाले एरिया की बात करेंगे, अब किस वाले की, इस वाले एरिया की। अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ है इसका, सर्वाधिक विस्तार पूछ ले, सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार पूछे तो अब आपको बताना है जैसलमेर। कहाँ पर इसका, जैसलमेर, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है सर, जैसलमेर में। जो बालू का मुक्त क्षेत्र है इसका सर्वाधिक विस्तार किसमें, जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद में अब कहाँ पर है, जिले के नाम ध्यान रख लो, विस्तार की बात, जैसलमेर हो गया सर्वाधिक, तो और इसका विस्तार और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, समझो कौन कहाँ पर है, विस्तार लिख लो। विस्तार मैंने लिखा ही नहीं, ध्यान भूल रहा था। देखो विस्तार कहाँ पर है इसका, एक तो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ये बाड़मेर में नहीं आएगा, बालोतरा ही छोड़ो, ठीक है। बालोतरा, फलौदी, और आपको बताना है पश्चिमी
क्षेत्र है जो कि जोधपुर ग्रामीण का, ठीक है। जोधपुर जो ग्रामीण जिला है ना ये ध्यान रखना बस, ये नई चीज़ है। बोलो मेरे साथ में, जिले कौन कौन से आएंगे इसमें, जिले कौन कौन से आएंगे सर? जैसलमेर, बालोतरा, फलौदी और पश्चिमी जो जोधपुर ग्रामीण का जो ग्रामीण जिला है ना, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र इसमें शामिल कर लेंगे भाई, याद हुआ। तो बलुका स्तूप मुख्य क्षेत्र में कौन कौन जिले आएंगे मुख्य रूप से? जैसलमेर, बालोतरा, फलौदी और पश्चिम जो आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, जोधपुर का पश्चिमी क्षेत्र, याद हुआ, ठीक है भाई। अब बात करें आगे, याद तो हो गया ना, हो गया सर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या क्या आती है वो समझा देता हूँ आपको। तो इसमें एक चीज पढ़ेंगे हम, हम्मादा। क्या पढ़ेंगे? एक नाम सुना होगा आपने, हम्मादा। आपसे पूछेगा हम्मादा क्या है, तो ये आपको बताना है हम्मादा क्या है। देखो ये मैंने बताया ऊपर उठा हुआ भाग है, इस ऊपर उठे हुए भाग में यहाँ पर क्या भाई चट्टाने पाई जाती है, क्या चट्टानों का जमाव है। तो जो चट्टानों का जमाव है ना, चट्टानों का जमाव या बोले तो पथरीला क्षेत्र, पथरीला क्षेत्र, पथरीला जो क्षेत्र है इसे कहेंगे हम्मादा। क्या कहेंगे? जो बिल्कुल सूखा है, यहाँ पर क्या सूखा होते हुए भी एक पथरीला 300 मीटर उठा हुआ, 300 मीटर की ऊंचाई पर है सर। कितनी ऊंचाई पर? ये थोड़ा सा ऊंचाई पर उठा हुआ एक हिस्सा है, इसको बोलेंगे हम्मादा। क्या बोलेंगे सर? इसको हम्मादा बोलेंगे, ठीक है भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक है मगरा, एक इसमें पढ़ेंगे हम मगरा। क्या पढ़ेंगे सर? मगरा। अब मगरा क्या है? देखो जो पोकरण है, पोकरण से लेकर बालोतरा तक ये छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, क्या पोकरण से लेकर बालोतरा के बीच छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? मगरा। क्या पोकरण से लेकर के, पोकरण से बालोतरा के मध्य, बालोतरा के मध्य बोलेंगे, बालोतरा के मध्य स्थित छोटी छोटी पहाड़ियां, स्थित छोटी छोटी पहाड़ियां, ठीक है। छोटी छोटी पहाड़ियों की बात कर रहे हैं सब, ठीक है भाई। तो आपको याद हुआ कि क्या हुआ? देखो ये है, ये पोकरण, पोकरण से लेकर के बालोतरा, ये इस पथरीले भाग को तो हम्मादा बोल दिया, ठीक है भाई। अब पोकरण से लेकर, ये पूरा पोकरण है, ये मैंने बताया, लिख दिया। ये पोकरण, ये हो गया फलौदी, और ये त्रिभुजाकार, जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है उसको बोले हम्मादा। अब जो पोकरण वाला, पोकरण से लेकर के, पोकरण से लेकर के बालोतरा तक, पोकरण से लेकर के बालोतरा तक छोटी छोटी क्या है, क्या है? पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को बोलेंगे क्या? इन पहाड़ियों को मगरा बोलेंगे। अब जो मगरा पहाड़ियां हैं, इन मगरा पहाड़ियों में एक पहाड़ी जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है त्रिकूट पहाड़ी। क्या नाम है इसमें? मगरा में एक पहाड़ी है, इसका नाम क्या है? त्रिकूट पहाड़ी। क्या नाम है इसका? त्रिकूट पहाड़ी। सर त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर है? ये जैसलमेर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? जैसलमेर के, जो मैं एरिया बता दी, जैसलमेर सर्वाधिक विस्तार है, लेकिन बालोतरा में आ गया। तो जैसे यहाँ पर क्या है? त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। जैसलमेर का दुर्ग 1155 में राव जैसल के महाराजा हुआ, जैसल हुआ करते थे, वह जैसल के द्वारा 1155 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, जिसे जैसलमेर दुर्ग के नाम से जानते हैं। वो किस पर है? त्रिकूट पहाड़ी पर है। किस पर? त्रिकूट पहाड़ी पर। इसी के साथ में एक चीज और समझ लो, एक है त्रिकूट पर्वत, एक है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत की बात करें तो कैला देवी, कैला देवी माता, ठीक है। कैला देवी जो माता जी हैं, ठीक है भाई, कैला देवी मैया ये बोले तो यहाँ के लांगुरिया गीत भी प्रसिद्ध है। तो कैला देवी का मंदिर बना हुआ है कालीसिंध नदी के किनारे पर, करौली में। तो वो है त्रिकूट पर्वत पर। देवी तो पर्वतों पर बैठी, पहाड़ों पर नहीं बैठती है, समझो। तो देवी बैठेंगी पर्वत पर। तो कैला देवी का मंदिर बना हुआ है त्रिकूट पर्वत पर। जो आपका जो जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है, इस यहाँ पर पहले जो इस क्षेत्र को बल्ल बोलते थे। क्या? बल्ल। यहाँ पर एक मांड जाति का निवास होने के कारण इसको मांड प्रदेश के नाम से भी जाना लगा जैसलमेर वाले पार्ट को, ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे। एक है चिड़िया टूक पहाड़ी, एक इसमें चलो पहाड़ियों की बात हो रही तो यहीं पे समझ लो, एक है चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया, ठीक है, चिड़िया टूक पहाड़ी या टूक पहाड़ी की, चिड़िया टूक पहाड़ी की बात करें तो ये है जोधपुर में, जोधपुर में, जिस पर मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग। और आपको ये आर्ट कल्चर वाइज सर पढ़ा देंगे पूरा का पूरा, इसमें क्या क्या है, ठीक है भाई, समझो दोबारा से। देखो पश्चिमी मरुस्थल में जो शुष्क मरुस्थलीय वाला प्रदेश है, इसको शुष्क प्रदेश है। ये कौन सा प्रदेश है? पूरा शुष्क है ना। शुष्क प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा था, चलो लिखा ले, भूल गए हुए कुछ लोग तो।
ये शुष्क प्रदेश है ना, बिल्कुल शुष्क है। और शुष्क वाले में भी एक पार्ट बताया था, जो त्रिभुजाकार एक क्षेत्र है जो पथरीला है, जमीन से उठा हुआ है, इस प्रदेश को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, हमवादा। हमवादा बोले तो इसी क्षेत्र में क्या नहीं है, बालू का स्तूप नहीं है, तो इसलिए बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका एरिया बता दिया था मैंने, 41.5% क्षेत्र पर ये विस्तार है इसका, ठीक है भाई। ये पश्चिम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसमें जो पथरीला भाग है इसको हमवादा बोल दिया। इसके जो यहाँ पोखरण से लेकर के, बोले पोखरण से लेकर के बालोतरा तक जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को क्या है, मगरा की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जैसलमेर में, जिसका नाम है त्रिकूट पहाड़ी। क्या नाम है, त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। एक है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत है करौली में, जिस पर काली सिंध नदी किनारे पर कैला देवी माता का जो मंदिर बना हुआ है, ठीक है भाई। और वहाँ पर ये लक्खी मेला है पूरी राजस्थान का, और इसके बारे में तो बहुत सारी चीजें बताएंगे, तो छोड़ो इसको। देखो नेक्स्ट बात करें इसमें आगे, और क्या है, ये बता दिया। और चिड़िया टूक पहाड़ी मैंने बताई दी है, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आ गया होगा, उम्मीद करूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, बस सर से आप बस समझते जाओ। अब क्या है, एक चीज और है इसमें, क्या है देखो सर, समझो अच्छी तरीके से। एक इसमें चीज आपको पढ़ना है, लाठीसीरी क्षेत्र। बहुत बार पूछा गया कि लाठीसीरी क्षेत्र कहाँ पर है, तो आपको बताना है ये जैसलमेर है। मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ है, जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर में इसका विस्तार है। ये कहाँ से, जैसलमेर पोखरण मोहनगढ़ तक इसका विस्तार है। तो जो लाठीसीरी क्षेत्र की बात करें, लाठीसीरी क्षेत्र क्या है, ये एक एक्चुअली क्या है, एक जलपट्टी है। क्या है, जल पट्टी है भाई। पहले ऐसा माना जाता है कि अब सरस्वती नदी का जो प्रभाव होता था ना, तो इस क्षेत्र में से गुजरती थी। यहाँ पर क्या है, एक जो ये 60 से लेकर के 80 किलोमीटर, 60 से लेकर के 80 किलोमीटर की भूगर्भीय एक पट्टी है, ठीक है। एक क्या है, एक जल पट्टी, 60 से 80 किलोमीटर की क्या है, एक जल पट्टी है, ठीक है। इस जल पट्टी में क्या है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले सरस्वती नदी का प्रभाव हुआ करता था, इसी कारण तो यहाँ पर ये क्षेत्र पथरीला, यहाँ पर वनस्पति और पाई जाती है। यहाँ पर जल पट्टी है तो मतलब वनस्पति भी होगी, यहाँ पर क्या होगी सर, वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है इस वाले एरिया में, क्या इस वाले जो एरिया में वनस्पति पाई जाती है, उस क्षेत्र को पूरे को क्या बोलेंगे, यहाँ पर नखलिस्तान। नखलिस्तान। क्वेश्चन पूछेगा कि नखलिस्तान बोले या ओएसिस भी बोल देंगे, ओएसिस, ठीक है, ओएसिस। या फिर एक नाम और मिल जाएगा आपको, इसको मिराज, क्या बोलेंगे, मिराज। मिराज, ध्यान रखेंगे, क्या नाम इसका, मिराज, याद रखिएगा। समझ आया कि नहीं आया, दोबारा से। यहाँ पर जो वनस्पति वाला क्षेत्र है ना, वनस्पति वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो नखलिस्तान बोलेंगे, ओएसिस या मिराज के नाम से इसे जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है रैग या इर्ग। यहाँ पर जो कंकड़ रैग है, रैग किसे कहेंगे, एक है रैग, रैग को भी समझ लो। रैग क्या है, एक कंकड़, क्या, कंकड़ वाला क्षेत्र, ठीक है। कंकड़ पत्थर वाला छोटा छोटा क्षेत्र है, इसके चारों कंकड़ पत्थर वाला छोटा सा क्षेत्र है, उसको बोलेंगे रैग, बोलेंगे क्या बोलेंगे, रैग, क्या बोलेंगे, रैग बोलेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट और हम बात करें आगे, और चलो आगे बात कर लें। हाँ, जलपट्टी के बारे में बात कर ली क्या, इसके बारे में, ये पूरी की पूरी जलपट्टी है। अब इस जलपट्टी में एक चीज और समझ लो, इसमें बता ही देता हूँ। देखो जो यहाँ पर जो लाठीसीरी क्षेत्र है, अब पता है ये थोड़ा सा हरा भरा क्षेत्र हो गया। अब हरा भरा क्षेत्र हो गया तो यहाँ पर क्या होगा सर, घास वगैरह भी उग सकती है। तो यहाँ पर एक घास उगेगी, क्या, घास। ये घास का नाम है शेवड़ घास। कौन सी घास है, ध्यान रखेंगे, कौन सी घास है, शेवड़ घास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, शेवड़ घास, ठीक है भाई। जो शेवड़ घास है ना, बिल्कुल ठीक है सर। शेवड़ घास का वैज्ञानिक नाम बताएंगे, वानस्पतिक नाम करेंगे तो इसका नाम है लशी यूरिस, ठीक है भाई। इसको या सीडी कुछ ध्यान रख लो, इसको डी कुश, ठीक है, इतना ही ध्यान रख लो, पीछे का नाम ध्यान रख लो। देखो स से सेवर, सा से सीडी कुश, से ध्यान रखा, स से सेवर, सा से सीडी कुश। जो लसी यूरिस वो आपको ध्यान नहीं आएगा, तो ये बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पर क्या है, स से सीडी कुश, ये ध्यान रखना आपको। इसको ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में इसको लीलौड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लीलौड़ के नाम से भी हम जानते हैं किसको भाई, सेवन घास को भाई, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर धावड़ घास भी पाया जाता है, सेवड़ घास, धावड़ घास, ये सब चीज़ें इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये लाठी सीरीज आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। इंडिविजुअल क्षेत्र पूछ लेगा तो आपको मोहनगढ़ बता देना है भाई, ठीक है। चलो, मोहनगढ़ पोखरण जैसलमेर क्षेत्र में ये आपका विस्तार है,
ठीक है भाई, समझ आया। एक बार टाइम देख लेता हूँ आप लोगों को कितना हुआ, फिर और कंटिन्यू करता हूँ। सिर्फ 1 घंटे पढ़ाएंगे। टाइम हो गया 1 घंटा 3 मिनट। ठीक है भाई, बात करें आगे। ठीक है, और बात करें तो इसमें ये पूरा बता दिया। और एक चीज़ और पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपको बताया जो फलौदी है ना, चलो ये करंट का क्वेश्चन है। फलौदी में 2250 मेगावाट का, फलौदी में सबसे बड़ा दुनिया का जो एक सौर ऊर्जा का वो खुल गया। ठीक है भाई, पार्क है, यहाँ पर सोलर पार्क है, एक सोलर पार्क है। क्या है? सोलर पार्क। सोलर पार्क कहाँ है? सोलर पार्क है सर आपका फलौदी में। कहाँ पर है? भडला। भडला जगह का नाम है, भडला फलौदी। भडला गांव में, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, भडला गांव, भडला फलौदी लिख देता हूँ। भडला फलौदी में क्या है भाई? यहाँ पर भडला फलौदी में क्या है भाई? यहाँ पर सौर पार्क है, सोलर पार्क हो गया। ठीक है भाई, इसकी क्षमता पूछ लेता है 2250 मेगावाट। ध्यान रखिए कितना? 2250 वाट का यहाँ पर है एक। अब इससे याद आया, यहाँ पर एक सीज क्षेत्र हो रहा है। कौन सा क्षेत्र है? सीज। सीज बोले तो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। क्या सीज के फुल फॉर्म पूछ लेगा? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पादन की, भंडारण की बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ पर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे पूरा का पूरा। दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया पूरा का पूरा? ये मैंने पढ़ा दिया या आपको, ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र भी बता दिया मैंने। इसमें ये जो भी टर्म्स हुआ करती थी वो मैंने पूरा का पूरा समझा दी। कल हम चर्चा करेंगे इन डिटेल में। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इस क्षेत्र को, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है भाई, ये जो सैंड ड्यून्स वाला एरिया पढ़ेंगे, जिसमें सैंड ड्यून्स विद्यमान है, इस क्षेत्र को पढ़ेंगे, ये वाला। ठीक है, इसको बोले तो रेगिस्तानी वाले पार्ट को पढ़ेंगे। और भाई अच्छे तरीके से पूरे का पूरी चीज़ समझाई है और समझ में भी आई होंगी, उम्मीद करूँगा। और अच्छा लगे, पूरा वीडियो क्लास देखा हो तो आप लोग क्या करेंगे भाई? चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे और अच्छा सा कमेंट करके भी बताएंगे कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। ये सब चीज़ें भी मुझे आप लोग बताएंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो इसको हम ऑफ करते हैं अभी, और फिर कल क्लास 4 बजे फिर होगी आपकी क्लास। तो कल 4 बजे फिर जुड़िएगा। आप लोग कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसके भी बेनिफिट अलग हैं। तो ज्वाइन बटन आएगा, तो ज्वाइन बटन अगर जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आप हमारे बहुत ही ज़्यादा पर्सनल जो स्टूडेंट है ना, वो अलग से मेरे पास लिस्ट आ जाती है। जो भी लोग ज्वाइन करते हैं ना, उनकी अलग से लिस्ट आ जाती है, उनके पास अलग से नोट्स वगैरह भी, जो भी कुछ क्वेरीज होती हैं, अलग से मैं लाइव इंटरेक्ट हो पाता हूँ उन लोगों से। तो ज्वाइन करना चाहे तो आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक है भाई, नॉमिनल चार्जेस है और कुछ नहीं है उसका। बात करें, ठीक है, तो धन्यवाद। जुड़िएगा कल और फिर बढ़ाएंगे आगे। हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र।